आने का आज्ञा प्राप्त हुआ और यहाँ पे आप सबके साथ मिलने का जो आज्ञा मिला है, मैं किसी विषय पे बोलने का औकात नहीं रखता हूँ और विशेष रूप से काशी में बोलूँ तो बड़ा गुस्ताखी हो जाएगा मेरे से, क्योंकि ये काशी की पवित्र भूमि जो है पूरे दुनिया में मशहूर है कि काशी में अपने आप एक दुनिया बसता है और काशी के ज्ञान के सागरों में, इस सागर में मैं बोलूं मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना क्षमता है, लेकिन एक संसद होने के नाते, लद्दाख के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, भारत के एक युवा होने के नाते, अब सब ने जो प्यार दिया है और दे रहा है उसको स्वीकार करने के लिए मुझे यहाँ आना हुआ। मैं अपने उद्बोधन को लद्दाख से शुरू करूंगा। मैं जहां भी जाता हूं भारत के अलग अलग कोने में, सबसे पहले मैं थोड़ा लद्दाख के बारे में संक्षेप में रखने के प्रयत्न करता हूं, क्योंकि हाल ही में 1-2 साल में लद्दाख देश में चर्चे में आया। इससे पहले बहुत कम लोग लद्दाख के बारे में जानते थे और जब हम दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़ या कहीं भी सिटीज में पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो लोग हमें पूछते थे, हमारी इस छोटे नाम को देख के आप कहाँ से हो? हम बताते कि हम लद्दाख से हैं। लद्दाख कहाँ है? ये चीन में है, ये नेपाल में है। तो उससे हमें एक दुख होता था, क्योंकि हिंदुस्तान के आजादी से लेके जितने भी युद्ध, चाहे वो चीन के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, अधिकतम लद्दाख में हुआ। 1948 के कबीली हमला हो, 1962 के, 65 के, 1971 के या 99 के करगिल हुआ, और देश के सेना के साथ कंधे से कंधा मिलके लद्दाख वासियों ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन वहीं से आए हुए लोगों को देश के मेनलैंड में जब आप कदम रखते हैं तो पूछते हैं कि आप चीन से हो या नेपाल से हो, तो स्वाभाविक है एक भावुक हो जाते हैं। हाल ही में जब कोरोना आया था तो हमारे बहुत सारे बच्चों का जो मुझे फोन पे कंप्लेन करते थे, लॉकडाउन हुआ, लद्दाख फ्री मूवमेंट नहीं था, सभी सड़क मार्ग बंद थे, तो हमारे बच्चे लोग मुझे फोन करते थे, एमपी साहब हमें मदद करो। मैं पूछता था क्या हो रहा है? बोला कि यहाँ हमें जहाँ रूम किराए पे ले, हॉस्टल पे हो, यूनिवर्सिटीज में, वहां से हमें भगा रहे, हमारे शक्ल को देख, और हम हमेशा गर्व से कहते हैं 65% जो है यहाँ युवा बसते हैं। तो स्वाभाविक रूप से युवा के कंधे पे इस देश का जिम्मेवारी है, ये हम सभी युवाओं को स्वीकार करना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव का भी यहाँ जिक्र हो रहा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूं इस 75वीं वर्ष कंप्लीट जो होने जा रहा है, और मैं नमन करूंगा अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स को, स्वतंत्र सेनानियों को, जिन्होंने अपने जान के बलिदान देके इस देश को आजाद किया। लेकिन साथ ही साथ इसी 75वीं वर्ष में हम ये भी चिंता करते हैं, एक ज्योग्राफिकल, एक पॉलिटिकल इंडिया तो फ्री हुआ, इसको फ्रीडम तो मिला, लेकिन अंदर के सिस्टम में आज भी हम बहुत सारी शिकायत कर रहा है। इस देश को करप्शन से फ्रीडम कब मिलेगा? इस देश को अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से फ्रीडम कब मिलेगा? इस देश को गरीबी से कब मुक्ति मिलेगा? इस देश को टेररिज्म से कब मुक्ति मिलेगा? और वो भी देश के अंदर जो पाल रहा है, नक्सलिज्म हो, सेपरेटिज्म हो, इन चीजों से कब मुक्ति मिलेगा? और ये चीजें जो है, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ प्रार्थना करने से होने वाला है या किसी राजनीतिक पार्टी को ही जिम्मेवार दे दे वो सब कुछ करेगा, या किसी
विपक्ष को ही दोषी ठहराते हैं। मुझे यह लगता है देश के सभी युवा, जो 65% पॉपुलेशन देश की युवा शक्ति है, हर एक युवा शक्ति इसका जिम्मेवारी ले, अपने ओर से किस तरह से योगदान देगी। इसमें भगवान बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भव, जो स्वयं एक जगह जागरूक नागरिक हो। यही हमारा संस्कृति है। जिस तरह मैं यहां शुरू कहा था, संस्कृति जो है वो संस्कार से आता है, और हमारा संस्कार क्या है? हम जिम्मेवार नहीं लेंगे, ये हमारा संस्कार कभी नहीं हो सकता। हम देश के मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होंगे, ये हमारा संस्कार नहीं हो सकता। हम अपने जिम्मेवारी को किसी और के साथ में डाल देंगे, ये जिम्मेवारी, ये संस्कार नहीं हो सकता। इस देश को अपनाना और देश के सिस्टम में सुधार करना, ये युवा शक्तियों का एक जिम्मेवारी है। मुझे गर्व महसूस होता है आज देश के लोकसभा में छोटी उम्र में बैठ के देश के लिए या विशेष रूप से लद्दाख के लिए काम करने का जो मौका लोगों ने दिया को लेके जाना, ये देश के सीमा सुरक्षा के प्रति एक बहुत बड़ा संकल्प हम मानते हैं पूरे लद्दाख वासी। देश में एक ऐसा भी मेंटेलिटी थे, ऐसे भी मानसिकता थे, अलग अलग जगहों पे इनर लाइन परमिट लगा के नहीं जा सकते। आप नुब्रा जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, आपको चंगथंग ईस्टर्न लद्दाख देखने के लिए परमिशन चाहिए, करगिल के अलग अलग क्षेत्र देखने के लिए आपको परमिशन लेना है। ये कौन से कानून है? मैं इस देश का नागरिक था, यह देश मेरा घर है, मैं इस कमरे से उस कमरे नहीं जा सकता हूं, तो हम किस घर के मालिक हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर ये परमिट सिस्टम खत्म करने की कोशिश किया और खत्म हो भी गया, उसी प्रकार से लद्दाख में ये इनर लाइन परमिट खत्म करने का काम मोदी जी ने किया। आज मेरे देश के कोई भी सिटी में, कहीं से भी, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, जहां से भी आए, वो बिना परमिशन के आप सियाचिन के बेस कैंप तक जा सकते हैं, बिना परमिशन के आप गंजो शिशु पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा घर है। तो इससे देश को जुड़ने का काम, पहले चुनौतियां यही थे। अगर सुनील जी यहां से आएंगे, आप नुब्रा नहीं जा सकते। यहां से हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद हम रोज करते हैं, डेमजोग में छोटा कैलाश वहां बसते हैं, सिंधु माता के जो है दरबार वहां से देखते हैं। अब वहां हमारे हिंदू धर्म में, हमारे जैन धर्म में, हमारे बौद्ध धर्म में कैलाश का मान्यता है, और उस कैलाश को दर्शन करने के लिए छोटा कैलाश तक आप नहीं जा सकते थे, वो जाने का दरवाजा माननीय मोदी जी ने खुला। चुनौतियां खत्म, तो देश को एकजुट करने का काम आज हो रहा है। इससे पूरे देशवासियों में एक लद्दाख का महत्व जो समझ में आया। आप सबको याद होगा पिछली बार मैंने पार्लियामेंट में धारा 370 पे बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ, पूरा कोशिश किया 19 मिनट में पूरा लद्दाख को आप सबके सामने रखने के लिए। अब उसके बाद का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं। 370 खत्म होने के बाद लद्दाख को अलग से यूटी बनने के बाद लद्दाख का एक पहचान था, वो पहचान वापस दिया। उसमें मैंने एक लाइन कहा था, अगर लद्दाख से बौद्ध समाज को खत्म करने की कोशिश किया तो ये धारा 370 के माध्यम से कुछ लोगों ने किया। आज वो खत्म हुआ, लद्दाख का वो पहचान, वो अस्तित्व, वो डिग्निटी वापस आया। एक समाज, एक व्यक्ति हमें जीने के लिए केवल रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, बल्कि एक अस्तित्व चाहिए, एक पहचान चाहिए, एक डिग्निटी चाहिए। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नहीं है। आज धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का भावना जो जगा है, आज हमें वाकई लगता है कि देश हमें अपना रहा है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो सीमावर्ती इलाका है, पहले वक्त में रहता था जाने दो, घास का तिनका नहीं होता, क्या करते इस बंजर जमीन का, तो एक्सेप्टेंस कहां देते थे?
वाले जो है एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ साथ सेंस ऑफ सिक्योर, एक संरक्षित समाज भूगोलिक क्षेत्र हम महसूस करते हैं। आज सेंस ऑफ डिग्निटी, जिस तरह भी मेरे बड़े भाई सुनील जी ने यहां कहा, ये छोटे नाक वाले छोटे आंख वाले जहां भी जाए, पता नहीं चिंकी मिंकी चाइनीज नेपाली क्या क्या बोलते थे। मैंने जम्मू से पढ़ाई किया, मैं दिल्ली बेंगलोर घूमते रहा, मैंने महसूस किया इस बात को। कहां है डिग्निटी, कहां है पहचान, कौन पहचानता है? और कुछ लोगों ने वो मानसिकता अभी भी नहीं छोड़े। जो हाल ही में कोरोना आया तो हमारे बच्चों को हर सिटीज में ये कोरोना आ रहा है, भगाओ इनको। तो ये मानसिकता हमें बदलना होगा। ये हर इंडिविजुअल में ये मानसिकता बदलना होगा। और सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं जहां भी जाता हूं जुले के साथ अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अभी सुनील जी ने ये कहा था कि एकता में अनेकता है, उस अनेकताओं में एक जुले है। जुले लद्दाखी भाषा में नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी चीज के लिए ये प्रयोग होते हैं। तो ये जुले एक अच्छा शब्द है। मैं एक बार जोर से बोलूंगा, आप लोगों से भी जुले में मैं उत्तर का अपेक्षा करूंगा। जुले कभी ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहां पे उपस्थित होने का आज्ञा मिला। पहले पूर्वोत्तर के जो सांस्कृतिक चुनौतियां के बारे में मुझे बताने के लिए कहा था, लेकिन अभी आधा घंटे पहले टॉपिक चेंज हुआ। अभी लद्दाख के बारे में या लद्दाख में क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में संक्षेप में बताने के लिए आदेश प्राप्त हुआ। मैं प्रयास करूंगा एक कम समय में पिक्चर क्लियर करने के लिए। जिस तरह आप सब जानते हैं, लद्दाख इस देश के मुकुट के ऊपर जो मणि है वो लद्दाख है। हमें पिछले 70 साल में ये नैरेटिव सिखाया गया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि आपके शरीर के कांधे से लेकर पांव तक सर ही भूल गए। मैं पिछले 2 साल से इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए काफी कोशिश किया। अब हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नहीं बल्कि काराकोरम से लेकर कन्याकुमारी, ये भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है। ये एक भारत जिसको हम श्रेष्ठ भारत मानते हैं, वो चाहे कारगिल से लेके हो या काराकोरम से लेके हो, वो कश्मीर तक है। इसी में भारत का एक पूरा पहचान रहेगा। जिस तरह हम गंगा की पूजा करते हैं, उसी तरह सिंधु की भी हम पूजा करने वाले पुजारी हैं। और ये सिंधु अपने भारत में लद्दाख से देते हैं। बहुत मैं इस बात की भी हैरान हूं, अपने भारतवर्ष में बहुत कम लोगों को इसके जानकारी है। मैं माननीय इंद्रेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने लंबे समय से लद्दाख में सिंधु दर्शन का आयोजन करके पूरे देश को ये बताने की कृपा किया कि सिंधु जो है वो लद्दाख में रहते हैं। और आज लद्दाख से एक गौरवशाली सिंधु पुत्र के नाते एक गंगा के गोद में आके मुझे बोलने का ये अवसर मिला है। इसी में एकता, इसी में शक्ति है, इसी में सनातनी है, इसी में हमारे देश की संस्कृति है। ये जोड़ने के काम करते हैं। और जिसको सिंधु कहाँ है इसके बारे में जो जानकारी नहीं रखते हैं, मैं समझता हूं जिसको सिंधु की जानकारी नहीं है, सिंध की नहीं है, सिंध की नहीं है, हिंद की नहीं है, हिंद के नहीं है, जिसको हिंदुस्तान की नहीं है। और मैं इस बात में गर्व करता हूं, हिंदुस्तान का नाम जो है सिंधु से है। मैं सही बोल रहा हूं ना मान्य जी? धन्यवाद। भूगोलिक चुनौतियां
जो लद्दाख में है या थे 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का लद्दाख जो भारत है, भारत का अंग नहीं भारत है, जिस तरह की सुनील जी ने यहां पे बताया। चीन अधिकृत लद्दाख है, पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख भी है, और ये पूरे लद्दाख भारत ही है। और यहां पे जो चुनौतियां, जो बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ जो बॉर्डर सीमाएं लगते हैं, देश में पहले सरकार चलाने वालों में एक मानसिकता यह थी, वहां पे एक घास का तिनका नहीं उगते, इसलिए वो जा रहे तो जाने दो। और ऐसे भी मानसिकता थे, वहां पे देश के पार्लियामेंट में अपने देश के रक्षा मंत्री जी का ये वक्तव्य है, उस सीमावर्ती इलाका में हम सड़क इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि चीन को